इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का तकनीक से मिलान के बाद आम जनजीवन कैसे संवर रहा है। तो अगर तकनीक से संवरते हुए जीवन का जिक्र करें तो यूपीआई के जरिए जो विश्व स्तर का सिस्टम मान लिया गया है, अब वैश्विक स्तर पर भी यूपीआई की प्रशंसा हो रही है और वैश्विक स्तर पर यह प्रसिद्धि पा रहा है। G20 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। एनआरआई समुदाय को यूपीआई चयनित अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इसको उपलब्ध करवाया गया है। 13 देशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाना चाहते हैं। यूपीआई को लेकर और अलग 30 देशों से बातचीत चल रही है कि वो इससे अपनाना चाहते हैं, तो वो उनका स्वागत है। फ्रांस, यूएई और सिंगापुर एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल हैं। दिसंबर 2022 में कुल 12 ट्रिलियन से ज़्यादा यानी कि 7 बिलियन के आसपास का जो लेन देन है वो दर्ज किया गया है यूपीआई के माध्यम से। वहीं अगर हम कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी को देखें तो 28 करोड़ से ज़्यादा का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो सीधे तौर पर यूपीआई के ज़रिए लोगों के खाते तक पहुंचा। इससे जो बिचौलिए हैं, जो मिडिलमैन हैं, उनकी जो रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अगर वर्ष 2022-23 को देखें तो 5 करोड़ 44 लाख के आसपास ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है यानी कि सरकारी मदद सीधे खातों तक पहुंची। 2022-23 के वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 513 करोड़ यानी कि लगातार जो है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो लोगों के सीधे खाते में पहुंचना संभव हो पाया यूपीआई के ज़रिए। और डीबीटी के तहत योजनाओं की जो कुल संख्या है जिसमें कोई मिडिलमैन नहीं, सीधे आपके खाते तक पैसा पहुंचेगा, वो 310 है। और यूपीआई की वजह से इसमें काम आसान होता है। डीबीटी का संचालन करने वाले जो मंत्रालय हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी कुल संख्या 53 है। यानी कि लगातार जो मिनिस्ट्रीज़ की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो डिजिटल माध्यम अपना रही हैं डीबीटी को पहुंचाने के लिए। अब देखिए किसानों के लिए कैसे ये क्रांति के रूप में साबित हुआ कि 731 कृषि विज्ञान केंद्रों का नेटवर्क किया गया जिला स्तर पर। तकनीक की हम बात करें जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने वेबिनार में साफ तौर पर कहा है, और किसान विकास केंद्र के 11 कृषि जो टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग और अनुसंधान संस्थान हैं वो उनके द्वारा चलाए जाते हैं। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी का हम जिक्र कर रहे थे वो अब कृषि क्षेत्र से के अंदर भी क्रांति लाने में अहम रोल निभा रही है। और उसी लिहाज से देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि तकनीक से जीवन सुधारने में कृषि में भी बहुत अहम रोल तकनीक का है। तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहे हैं। योजना से विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीक की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि वो सब तक पहुंचे। किसान प्रशिक्षण शामिल है इसमें, किसान मेला, किसान समूहों का संगठन और फार्म स्कूल्स की स्थापना। कैसे तकनीक से कृषि क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है। किसान विज्ञान केंद्र और आईसीएआर ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 62 लाख किसानों को देखिए तकनीक के लिहाज से प्रशिक्षित किया है ताकि वो अपनी मिट्टी के बारे में जान पाएँ, कौन सा पौधा कब रोपना है वो जान पाएँ। 1 लाख से ज़्यादा ऑन फार्म परीक्षण दिया गया और 10 लाख से ज़्यादा फील्ड स्तरीय प्रदर्शन का भी आयोजित किया गया है। किसान पोर्टल के ज़रिए अब जो सत्यापन है उसका विवरण का ये एक सिंगल विंडो है जहां पर आपके तमाम जो सत्यापन है वो पूरे हो पाते हैं। पीएम किसान पोर्टल से कुल 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हैं। कृषि मंडियों का अगर जिक्र किया जाए, यानी कि पहले मंडियों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ई-नाम नेटवर्क के जरिए ये जो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है उसमें अपने उत्पाद की सही कीमत किसानों को मिल जाती है। वहीं व्यापारियों, किसानों, मंडियों को ई-एनएम प्लेटफॉर्म से डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध हैं। तमाम जो डिजिटल सेवाएं हैं वो भी इसके ज़रिए उपलब्ध करवाई गई हैं और आईसीएआर ने 100 से अधिक मोबाइल ऐप्स भी बनाए हैं जो कृषि क्षेत्र में तकनीक के लिहाज से क्रांति ला सकते हैं। तो ये हमने कृषि क्षेत्र का जिक्र किया। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके कार्यान्वयन के लिए माहौल को सुगम बनाया गया। स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और डेटा विनिमय, यानी कि ये सबके सब अब डिजिटल हैं और उस लिहाज से
हेल्थ सेक्टर में भी एक गेम चेंजर बदलाव हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय सुविधाओं में डेटा के निर्बाध आदान प्रदान का समर्थन। जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो डेटा की बहुत महत्वता होती है। उस लिहाज से फर्स्ट प्राइमरी फेसी, सेकेंडरी तौर पर, और उस लिहाज से कितना डेटा अहम हो जाता है। कम परीक्षण, सटीक दवा और सेवा की गुणवत्ता से नागरिकों के खर्च में भी कमी आई है। मुफ्त टेली परामर्श सेवाओं के लिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन शुरू किया गया था कोविड के समय में, और इसमें अभी कुछ ही दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और ई संजीवनी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है, यानी कि ई संजीवनी से कई वो लोग टेलीमेडिसिन के जरिए सेवाएं ले रहे हैं। अपने घरों में आराम से ऑनलाइन डॉक्टर्स, विशेषज्ञों और चिकित्सा जो परामर्श है उसकी सेवाएं ली जा रही हैं। और अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो तेजी आई है, अलग अलग लेवल्स पे किस तरह से उसका फायदा आम जन तक पहुंच रहा है। ई न्यायालय परियोजना के चरण 3 को 7,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ शुरू किया गया। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़, इसका जिक्र बजट में भी किया गया है। वहीं उद्यमिता योजनाओं तक सुगम पहुंच के लिए एक एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, यानी कैसे योजनाएं पहुंच पाए लोगों तक। और एकीकृत प्रशिक्षण मंच IGOT कर्मयोगी को भी लॉन्च किया गया। वहीं IGOT कर्मयोगी से लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीखने के नए अवसर मिले हैं। इससे क्या होगा, नवाचार बढ़ेगा। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति पर भी काम किया जा रहा है। मूलभूत पहचान के रूप में हमने देखा कि डिजी लॉकर की सेवा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और MSME के साथ साथ जो धर्म के संस्थानों से जुड़े ट्रस्ट हैं, उनके दस्तावेजों, उनकी स्टोरेज के लिए एंटिटी डिजी लॉकर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 5G सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोग विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं भी स्थापित होंगी। और करीबन 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण भी शुरू किया गया है। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का जो है डिजिटाइजेशन वो किया गया। डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में भारत साझा अभिलेखों का भंडार भी स्थापित होगा। वक्त एक ब्रेक का।